बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11वीं के भारत नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आओ देखते हैं भारत माता नामक पाठ को। ये भारत माता जो पाठ है, भारत माता इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, आओ इस पर विचार करते हैं बेटा। यानी सारांश के रूप में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यह भारत माता आपके देश के पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दिया हुआ भाषण है। यह जहाँ कहीं भी जलसे में, समारोह में जाते थे, लोग भारत माता की जय, अभी भी लोग जहाँ कहीं भी होता है तो कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता ये कौन है? यही प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभी लोगों से किया करते थे। कोई उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में एक जाट खड़ा होकर के इनके समारोह में एक बार बताया कि भारत माता का मतलब है अपने क्षेत्र की धरती। अपने क्षेत्र की जो धरती है उसको भारत माता कहते। इन्होंने कहा कि खास आपके क्षेत्र की, फिर किसने कहा कि जिले की। इस तरीके से इन्होंने कहा, कहते कहते वह जिला, व्यक्ति, ये अंत में केवल एक चीज़ समझाना चाहते थे कि वह भारत माता कोई और नहीं, भारत माता उस क्षेत्र की धरती, उस जिले की धरती, उस सूबे की धरती, वहाँ रहने वाले लोग, वे सभी लोग भारत माता हैं। अर्थात इस तरीके से तो तुम ही भारत माता हुए। तो इस जयकारे से मतलब किसी और का जय नहीं, बल्कि तुम स्वयं का जय कर रहे हो। तो आओ देखें कि वह किस तरीके से इस चैप्टर में भारत माता जो लिखे हैं, इसमें क्या व्यक्त करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में, एक समारोह से दूसरे समारोह में जाता होता और इस तरह क्या चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता चाहते, और जाने के बाद में अपने भारत की ये चर्चा करते, भारत के संबंध में पूछते। भारत एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द कहते हैं शुद्ध संस्कृत। शुद्ध शब्द ही आपके संस्कृतनिष्ठ शब्द कहते हैं, और जो अपभ्रंश मिश्रित होता है उसको तद्भव कहते हैं, उसको संस्कृत शब्द नहीं कहते। और इस जाति के परंपरा से आए हुए संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं इस शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। सयाने का मतलब जानकार हुआ करते थे, और उन्हें दूसरे ही किस्म की गीजा की ज़रूरत थी। गीजा का मतलब क्या होता है? खुराक, डोज। उनको दूसरे ही क्या गीजा की ज़रूरत होती थी। लेकिन किसानों से, जो किसान खेती करने वाले हैं, जिनका नज़रिया, देखने की कला महदूद सीमित था, जिनका नज़रिया बिल्कुल सीमित था। अब नज़रिया किसको कहते हैं? जैसे एक गिलास कोई पानी भरी हुई हो और उसमें से आधा निकाल दिया जाए, तो आप इसको देख करके एक व्यक्ति कहेगा कि यह गिलास आधी खाली है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यह गिलास आधी भरी हुई है। तो बात तो दोनों ही सत्य है, गिलास आधी खाली भी है, गिलास आधी भरी भी हुई है। इसी को कहते हैं नज़रिया। जो जिस एटीट्यूड से देखता है, जो जिस नज़रिए से देखता है, उसको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। जिनका नज़रिया महदूद था, सीमित था। मैं इस बड़े देश की क्या चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि क्या किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे के से जुदा होते हुए भी, अलग होते हुए, जुदा को कहते हैं, उर्दू शब्द है अलग होना, भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों, उन मामलों का जिक्र करता, उनकी चर्चा करता, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण अपभ्रंश शब्द है,
तद्भव शब्द है। दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था। यकसा थे मतलब एक ही जैसे, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक था। और स्वराज्य भी, स्वराज्य का भी जिक्र करता। अब स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब ही होता है अपना राज्य का मैं जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। सभी लोगों के फायदे के लिए, सबका उसमें भलाई ही भलाई था। मैं उत्तर पश्चिम में, मैं उत्तर से लेकर के क्या पश्चिम में, खैबर के दर्रे से लेकर के दूर दक्षिण में, दूर दूर का मतलब बहुत दूर तक, दक्षिण में दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक। दक्षिण भारत का अंतिम हिस्सा क्या है? कन्याकुमारी है, इसलिए इन्होंने कहा कन्याकुमारी तक। क्या? अपनी यात्रा का हाल, अपने यात्रा करने का अर्थात आने जाने का हाल बताता, उन लोगों से अपनी चर्चा करता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं। हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के किसान मुझसे सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न पूछते हैं, एक ही तरह के प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या? क्योंकि उनकी तकलीफ़ें, उनका जो कष्ट है एक सी थी, एक ही जैसी हैं। यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जो गरीब पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति कर्जदार लोग हैं, वह उनके शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, जुल्म का मतलब क्या होता है? अत्याचार, और ये सभी क्या बातें गुथी हुई थी। अर्थात सब एक दूसरे से क्या थे? संबंधित थे। उस ढड्ढे के साथ, उस लेख के साथ, उन सारे मसलों के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा है। विदेशी सरकार की तरफ से इनका इंगित है, ये इशारा है यहाँ आकर राज्य करने वाली सरकारों से। क्या? तो इन्होंने कहा कि इस विदेशी सरकार ने, विदेशी सरकार का मतलब जो आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा है, अंग्रेजी सरकार ने हमारे ऊपर लाद रखा है और इनसे छुटकारा भी सभी का हासिल करना था, सभी लोगों को इनसे छुटकारा दिलवाना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें। जब हम केवल अपने ही बारे में सोचते हैं तो अपने ही बारे में नहीं बल्कि क्या पूरे देश के बारे में, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी। पहले हम अपने देश के बारे में और उसके बाद पूरे विश्व के बारे में सोचें, जिसके हम एक जूझ है। जूझ का मतलब अंश, आखिर दुनिया के भी तो हम लोग एक अंश ही है ना, हिस्सा ही है ना। तो जिसके हम एक जूझ हैं, एक अंश है, हिस्सा है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, अलग अलग देशों के नाम है, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कसमकश का जिक्र भी ले आता। कसमकश का मतलब होता है होने वाले संघर्ष। कसमकश करना, कसमकश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, होने वाले संघर्षों का भी क्या ये जिक्र करते, उनकी भी ये चर्चा करते। करने के बाद में क्या पाते बता रहे हैं। अतः मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाले अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी क्या करता, बताता, उनसे कह सुनाता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। तरक्की का मतलब क्या? उन्नति।
की है। यह काम आसान न था। ये कहना तो आसान था लेकिन करना आसान नहीं था। इसलिए इन्होंने कहा कि यह काम आसान न था। लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, जैसा मैं अनुभव कर रहा था, समझ रखा था, वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि क्या हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, वे इस देश की कल्पना करा दी थी। महाभारत में भी आप देखेंगे, रामायण में भी देखेंगे, पूरे जगह के स्थानों का वर्णन किया गया है। तो उसकी कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों तक गए हुए थे, आए हुए थे। हाँ, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों का मतलब आक्रमण होता है, किसी सिलसिले में विदेशों में भी नौकरियां कर रखी हैं। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले भी उनकी समझ में क्या आ जाते थे। अर्थात जो तीर्थों की यात्रा किए थे, जो भूतपूर्व सैनिक थे, जो धार्मिक लोग थे, पुराणों को महाकाव्यों को पढ़े थे, उन लोगों को समझाना क्या आसान हो जाता था, क्योंकि वह देश के इन हिस्सों से बिल्कुल परिचित थे। तो इसका शेष अंश हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में। धन्यवाद।